नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से विनायक नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर आज मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ लेकर के आया हूं और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे विद देयर एक्सप्लेनेशन कि जो जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको हम ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन लेंगे और उसके बाद जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम समझेंगे कि इसका आंसर ये क्यों गया है। तो चलिए बेटा, हम आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, हर एक ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे कि ये इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता और जो आंसर है तो वो इसका आंसर क्यों है। तो बेटा ध्यान से देखना इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हम। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत बेटा, बात जो करते हैं। कन्वर्सेशन किसके बीच में बेटा? नर्स के और पेशेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर? साइकेट्रिक सेटअप में। जो साइकेट्रिक वार्ड है या आपका साइकेट्रिक यूनिट है, ओपीडी है, वहाँ पर नर्स और पेशेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है बेटा? टर्म्ड एज क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है जिपमर के अंदर। तो आपके ऑप्शन है बेटा थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, दूसरा है इंटरव्यू टेक्निक, तीसरा है प्रोसेस रिकॉर्डिंग एंड फोर्थ वन इज केस स्टडी। बेटा क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए हमको। रिकॉर्डिंग, हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की। अब हम समझते हैं, एक एक ऑप्शन को वन बाय वन समझते हैं। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन बेटा, एनी कन्वर्सेशन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट, वो कहलाता है बेटा थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। हेल्थ से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कहलाता है बेटा थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। जैसे आप पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हो थेरेपेटिक पर्पस से, क्योंकि हम हिस्ट्री क्यों कलेक्ट करते हैं? ताकि हम पेशेंट की थेरेपी के बारे में प्लान कर सकें, उसके बारे में जान सकें, उसकी बीमारी के बारे में जान सकें। पेशेंट का हम असेसमेंट करने के लिए उससे क्वेश्चन करेंगे, उससे बातें करेंगे, वो भी बेटा आपका क्या आएगा? थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। तो कोई भी कम्युनिकेशन जो कि हेल्थ रिलेटेड पर्पज के लिए किया जाता है वो कहलाता है बेटा थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन की बात है बेटा, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो कन्वर्सेशन है बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट तो वो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन बेटा इसका आंसर ये नहीं होगा। उसका कारण क्या है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की, मतलब जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है वो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन कहलाएगा। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रिकॉर्डिंग की। उस रिकॉर्डिंग को क्या कहते हैं? तो बेटा ये आंसर नहीं जाएगा आपका। दूसरा हम बात करें इंटरव्यू टेक्निक। इंटरव्यू टेक्निक क्या होती है? जो कन्वर्सेशन है, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग टेक्निक बेटा, नर्स क्वेश्चन पूछेगी, नर्स या डॉक्टर पेशेंट से क्वेश्चन पूछेंगे उसका असेसमेंट करने के लिए, और पेशेंट क्या करेगा बेटा? रिप्लाई करेगा। इंटरव्यू टेक्निक कहलाता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चनिंग आंसरिंग टेक्निक है, रिकॉर्डिंग नहीं है। प्रोसेस रिकॉर्डिंग की बात करें तो बेटा यहाँ पे प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या होती है? ये रिकॉर्ड करते हैं जैसा नर्स ने पेशेंट से क्वेश्चन पूछा है और पेशेंट ने क्या रिप्लाई किया है। जैसे नर्स ने पूछा हाउ यू फीलिंग टुडे, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? तो पेशेंट रिप्लाई करता आई एम फीलिंग गुड या बैड, जो भी उसको फील करेगा वो वैसे ही रिप्लाई करेगा बेटा। तो कुछ भी रिप्लाई कर सकता है, फीलिंग गुड और बैड। तो नर्स क्या करती है? इस प्रोसेस को, क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा और क्या एग्जैक्टली आंसर मिला, इसको रिकॉर्ड करना, इसको रिकॉर्ड करती है, वो होता है प्रोसेस रिकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है? नर्स जो होती है वो पेशेंट के बारे में स्टडी करती है, उसके डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ कैसे हुई, उसका प्रोग्रेशन कैसे हुआ, उसको कौन कौन सी मेडिसिन दी जा चुकी हैं बेटा अब तक, ठीक है, क्या मेडिसिन चल रही हैं, उसके क्या क्या पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, इन सब की स्टडी कहलाती है बेटा केस स्टडी। पेशेंट की कंप्लीट स्टडी करना, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल है उनको स्टडी करना, तो बेटा ये हो गया केस स्टडी। तो यहाँ पे कहीं पे भी रिकॉर्डिंग नहीं है, आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग वर्ड यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम आंसर का आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन चारों डेफिनेशन अगर हमको क्लियर है तो यहाँ पे हमको आंसर देने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा आंसर जाएगा इसका सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन सीइंग ए डिजाइन, ठीक है, ऑन द फ्लोर। पेशेंट फ्लोर पर, फर्श पर उसको एक डिजाइन दिखाई दे रही है बेटा, और पेशेंट क्या सोचता है, थॉट इट वाज ए फॉसिल। फॉसिल होता है बेटा जीवाश्म बोलते हैं हिंदी में, कोई डेड बॉडी हो जाती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लंबे प्रक्रिया के बाद वो सिक्योर हो जाता है, उसकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज नहीं होती, ठीक है, तो वो बाद में क्या बन जाता है बेटा, फॉसिल बन जाता है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, फॉसिल। डिजाइन देख रहा है और उसको लग क्या रहा है, फॉसिल। बेटा डिजाइन देख रहा है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, और उसको क्या लग रहा है, फॉसिल लग रहा है। बेटा यहाँ पे क्या है, स्टिमुलाई प्रेजेंट है, स्टिमुलाई प्रेजेंट है, और उसको क्या कर रहा है, वो मिस इंटरप्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, मिस इंटरप्रेट। स्टिमुलाई प्रेजेंट है, मिस इंटरप्रेट कर रहा है एज ए फॉसिल। बेटा क्या कहलाएगा, इल्यूजन। क्या कहलाएगा बेटा, इल्यूजन। बात करें हम डिल्यूजन की, डिल्यूजन क्या होता है, फॉल्स, डिल्यूजन क्या होता है बेटा, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। तो यहाँ पे बिलीफ की बात नहीं हो रही, पेशेंट जो देख रहा है उसी को इंटरप्रेट कर रहा है, पेशेंट जो देख रहा है उसी को इंटरप्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब परसेप्शन का इशू आ रहा है। किसका इशू आ रहा है बेटा, परसेप्शन का। तो यहाँ पे थिंकिंग का कोई इशू है नहीं, डिल्यूजन नहीं होगा आपका आंसर। हेल्यूसिनेशन भी परसेप्शन का डिसऑर्डर है, लेकिन हेल्यूसिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हेल्यूसिनेशन में क्या होता है बेटा, स्टिमुलाई एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पर क्या स्टिमुलाई प्रेजेंट है, डिजाइन प्रेजेंट है। तो ये हो गया स्टिमुलाई, स्टिमुलाई प्रेजेंट है, उसको गलत तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है बेटा, ये हो जाएगा इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन नहीं होगा। आइडियाज ऑफ रेफरेंस, आइडियाज ऑफ रेफरेंस जो होता है वो एक प्रकार का डिल्यूजन होता है बेटा, इसको अपन बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है, इनको हम क्लीन कर देते हैं यहाँ से। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कोई भी इवेंट जो होती है प्रकृति में, कोई भी घटनाएं जो होती हैं उनको पेशेंट अपने ऊपर रेफर कर लेता है। इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, कि टीवी पर कोई एंकर न्यूज़ पढ़ रहा है, टीवी पर कोई एंकर है वो न्यूज़ पढ़ रहा है, तो पेशेंट को लगता है वो न्यूज़ मेरे बारे में है। किसके बारे में, मेरे बारे में बता रहा है। तो ये रैंडम न्यूज़ बता रहा है कोई भी, लेकिन उस न्यूज़ को पेशेंट क्या कहता है कि ये न्यूज़ मेरे बारे में है। तो इस घटना को पेशेंट ने अपने ऊपर रेफर कर लिया, ये कहलाता है आइडियाज ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि दिख कुछ रहा है और समझ कुछ और रहा है, ठीक है, पेशेंट को दिख कुछ रहा है, समझ कुछ और रहा है, तो ये कंडीशन कहलाती है बेटा इल्यूजन की। तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉल्स मेमोरी, मतलब मेमोरी है, मेमोरी का मतलब क्या होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मेमोरी क्या है, एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसा है, फॉल्स है, मतलब सेल्फ क्रिएटेड है। फॉल्स का मतलब क्या है बेटा, सेल्फ क्रिएटेड, जो कि वास्तविक नहीं है, बस खुद ने बना ली है और वो उसकी मेमोरी के अंदर परमानेंट हो गई है, फिक्स हो गई है। तो फॉल्स मेमोरी दैट ए पेशेंट बिलीव्स टू बी ट्रू, एक ऐसी मेमोरी जिसको पेशेंट को लगता है कि ये सही है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, तो आंसर क्या आएगा इसका, सबसे पहले हम समझते हैं तीनों को, क्योंकि आंसर है इसका कन्फेबुलेशन। फ्यूज का मतलब क्या होता है बेटा, फ्यूज की अगर हम बात करें तो पेशेंट कुछ समय के लिए, पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कुछ टाइम के लिए मेमोरी लॉस हो जाता है, पेशेंट अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है। कुछ टाइम के लिए मेमोरी लॉस होता है, मेमोरी लॉस होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है, और भूलने की वजह से वो घर पर नहीं रुकता और बाहर घूमता रहता है। अगर बाहर घूमने निकल गया घर से तो वॉन्डरिंग टेंडेंसी आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ भूल चुका है, मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, सब कुछ उसके माइंड से आउट हो चुका है। तो वॉन्डरिंग टेंडेंसी बोलती है बेटा बाहर घूमना, क्योंकि घर का एड्रेस भूल गया, मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, किधर मेरे को जाना है, किस गली में जाना है, वो सारी चीज़ें उसके माइंड से आउट हो जाती है। तो वॉन्डरिंग, पेशेंट बाहर भटकता रहता है। तो बेटा ये इसके फीचर्स हैं, मेमोरी लॉस, आइडेंटिटी लॉस, वॉन्डरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी क्या नहीं है बेटा, फॉल्स मेमोरी नहीं है, तो आपका आंसर ये नहीं जाएगा। कैटाप्लेक्सी की बात करें तो कैटाप्लेक्सी क्या होता है, ये बेटा मोटर एक्टिविटी का डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, मोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और इतनी डिक्रीज हो जाती है कि पेशेंट के अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इतनी डिक्रीज हो जाती है मोटर एक्टिविटी कि पेशेंट के अंदर मूवमेंट बंद हो जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं कैटाप्लेक्सी। और इसका एक दूसरा नाम है वैक्सी
फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या नाम बेटा? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्स का मतलब क्या होता है बेटा? मोम। तो मोमबत्ती को आपने देखा है, मोम जो होता है उसको पिघला करके हम किसी भी आकार में बदल देते हैं। तो उसी तरह से पेशेंट होता है, आप पेशेंट की जो पोजीशन चेंज करेंगे, पेशेंट उसी पोजीशन में लंबे समय तक रहेगा, चाहे वो पोजीशन उसके लिए कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो। चाहे दर्द हो रहा है, जैसे आप किसी पेशेंट का आपने हाथ इस तरीके से कर दिया, तो पेशेंट अपने हाथ को इसी तरीके से रखेगा जब तक कि आप उसकी पोजीशन को चेंज ना करें। अब अगर हम हाथ को इस तरीके से रखें तो हम कितनी देर रख सकते हैं? थोड़े टाइम बाद दर्द होगा और हम अपने हाथ को नीचे कर लेंगे, लेकिन पेशेंट अपने हाथ को नीचे नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया बेटा? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। तो कैटाप्लेक्सी, मोटर एक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह से कोई मूवमेंट नहीं होता, और इसका दूसरा नाम है बेटा वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। मोम जैसी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। बात करते हैं डेजावू। तो डेजावू क्या होता है बेटा? इट इज फैमिलियरिटी टू अनफैमिलियर इवेंट। ऐसी घटनाएं जो घटित नहीं हुई हैं, पेशेंट को लगता है कि ये घटनाएं पहले घट चुकी हैं। ऐसी घटनाएं अनफैमिलियर इवेंट मतलब जिनके बारे में पेशेंट परिचित नहीं है, क्योंकि वो कभी हुई नहीं है, लेकिन पेशेंट को लगता है कि ये घटना पहले हो चुकी है। तो ये बेटा इसको याद करने के लिए आपने गाना सुना होगा हनी सिंह का और उर्वशी का एक गाना है, लगती है जिमे मैनू अंबरा दी क्वीना। बेटा उसमें एक लाइन आती है, हम पहले भी कहीं मिले हैं या हुआ है मुझे डेजा वू। लाइन में लिख देता हूं, हम पहले भी कहीं मिले हैं या हुआ है मुझे डेजा वू। तो बेटा डेजा वू, हम पहले भी कहीं मिले हैं, या तो हमको लगता है कि हम पहले कहीं मिले हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं। तो बेटा इस एग्जाम्पल को आप याद रखोगे तो आपको ये डेजा वू याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रॉब्लम आ रहा है? ये मेमोरी का इश्यूज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी फॉल्स कलेक्शन नहीं है। पेशेंट को लग रहा है और इस बात को वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पहले हो चुका है। वहाँ पे फिक्स बिलीफ नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। ठीक है बेटा, तो 3 एग्जाम्पल समझ में आ गए। तो लास्ट में बचा कन्फिगुरेशन, क्योंकि डेफिनेशन जो आपके सामने है यही कन्फिगुरेशन को डिफाइन करती है। तो आंसर बेटा होगा इसका कन्फिगुरेशन ए। नेक्स्ट, ड्रग मोस्ट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी। ओसीडी का ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं? क्लोरप्रोमाजीन, आपको पता है कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? एंटी साइकोटिक ड्रग। ओसीडी के ट्रीटमेंट में हमारी जो ड्रग काम में आती है, एंटी डिप्रेसेंट्स को हम प्रेफर करते हैं बेटा। ओसीडी आपको पता है एंजाइटी का डिसऑर्डर है, लेकिन हम फिर भी इसमें एंजाइटी की ड्रग को लेस प्रायोरिटी देते हैं, हम एंटी डिप्रेसेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ओसीडी के केस में। एंजाइटी का डिसऑर्डर है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो बेटा ओसीडी के केस में हम एंटी डिप्रेसेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स में भी एसएसआरआई जो कैटेगरी की ड्रग है उनको प्रायोरिटी है, और उसमें आती है फ्लूऑक्सेटिन या फ्लूवॉक्सामिन। ये 2 ड्रग हम लोग प्रेफर करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ्लूवॉक्सामिन, उसके बाद फ्लूऑक्सेटिन, दोनों एसएसआरआई कैटेगरी की ड्रग है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है फ्लूऑक्सेटिन का, तो आपका आंसर क्या जाएगा बेटा? फ्लूऑक्सेटिन। हेलोपेरिडोल जो है वो एंटीसाइकोटिक कैटेगरी की ड्रग है। क्लोरप्रोमाजीन भी एंटीसाइकोटिक कैटेगरी की ड्रग है। ओसीडी जो है वो साइकोटिक डिजीज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होते। साइकोटिक सिम्टम्स कौन से होते हैं बेटा? साइकोटिक सिम्टम्स कौन से होते हैं? हेल्यूसिनेशन एंड डिल्यूजन। हेल्यूसिनेशन एंड डेल्यूजन, ये 2 साइकोटिक सिम्टम्स है। ओसीडी न्यूरोटिक डिजीज है, ये सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए एंटीसाइकोटिक की हमको जरूरत नहीं होती। पेसिटेन जो है वो एंटी पार्किंसंस ड्रग है बेटा। पेसिटेन जो है एंटी पार्किंसन ड्रग है, और इसका जो केमिकल नेम है वो है बेटा ट्राईहेक्सीफेनिडिल। क्या है बेटा? ट्राईहेक्सीफेनिडिल। ठीक है, तो ये हम पार्किंसंस के केस में यूज करते हैं। तो आपका आंसर क्या है? फ्लूऑक्सेटिन। तो आंसर जाएगा बी। उसके बाद थायमिन थेरेपी इन एल्कोहलिक पेशेंट टू प्रिवेंट। एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर थायमिन थेरेपी को हम यूज करते हैं। थायमिन होता है बेटा विटामिन B1। कौन सा होता है? विटामिन B1।
थायमिन थेरेपी को। एल्कोहलिक पेशेंट में क्या होता है बेटा, ये विटामिन बी के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, विटामिन बी के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, शरीर के अंदर विटामिन बी की कमी हो जाती है, B1 की कमी हो जाती है, थायमिन की कमी हो जाती है, और उसकी वजह से पेशेंट के अंदर साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो किसको रोकने के लिए हम देते हैं, क्योंकि थायमिन की कमी की वजह से पेशेंट के अंदर क्या आता है, एल्कोहलिक डिमेंशिया आता है, नहीं, क्या आता है बेटा, वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम आता है। तो याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो के अंदर पूछा गया है कि थायमिन की कमी की वजह से कौन सा जो है प्रॉब्लम जनरेट होती है। हंटिंगटन डिजीज जो है वो हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो उसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का कोई रोल है नहीं हंटिंगटन डिजीज में, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जाएगा नहीं, ठीक है बेटा। एल्कोहल डिमेंशिया, तो डिमेंशिया का और थायमिन का कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, बचा क्या आपके पास ऑप्शन, वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम। वर्निक्स जो है वो आपकी एनसेफेलोपैथी को इंडिकेट करता है, वर्निक्स को करता है बेटा एनसेफेलोपैथी, और कोर्साकॉफ किसका डिसऑर्डर है बेटा, मेमोरी का, ठीक है बेटा। तो एनसेफेलोपैथी एंड मेमोरी, तो इनके अंदर प्रॉब्लम होती है, तो जिसकी वजह से हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा, थायमिन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया और कई बार रिपीट भी होता है कि थायमिन थेरेपी को जो है एल्कोहलिक पेशेंट में क्यों यूज़ करते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि विटामिन बी का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, और जब कम होगा बॉडी के अंदर विटामिन B1 की कमी होगी तो वर्निक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस या वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम्स जनरेट होता है। तो आंसर जाएगा बेटा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्किज़ोफ्रेनिया ऑल आर कंसिडर्ड नेगेटिव सिम्टम्स एक्सेप्ट, और आर कंसिडर नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। तो बेटा दो प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव, नेगेटिव सिम्टम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, और दूसरा होता है बेटा नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स का कंसेप्ट जो है बेटा WHO द्वारा दिया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है ICD-10 के अंदर। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव क्यों क्या कहते हैं और नेगेटिव क्यों कहते हैं। पॉजिटिव का मतलब इनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है बेटा, अगर ये सिम्टम्स प्रेजेंट हैं पेशेंट के अंदर तो पेशेंट के ठीक होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, और यहाँ पे प्रोग्नोसिस कैसा होता है बेटा, पुअर होता है। मतलब अगर पेशेंट के अंदर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो पेशेंट का प्रोग्नोसिस पुअर होता है, उसके ठीक होने की संभावना कम होती है, ना कि बराबर होती है। तो जितने भी साइकोटिक सिम्टम्स हैं जैसे डिल्यूजन या हेल्यूसिनेशन या साइकोमोटर एक्टिविटी, इससे रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स है आपके अंदर तो वो पॉजिटिव कैटेगरी का आएगा। साइकोटिक सिम्टम्स, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन या फिर साइकोमोटर एक्टिविटी, इससे रिलेटेड कोई फीचर्स है तो वो आपके पॉजिटिव में आएगा। और नेगेटिव में क्या आएगा बेटा, आपके अफेक्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, किससे रिलेटेड बेटा, अफेक्ट से रिलेटेड, जैसे एनेडोनिया हो गया, एपैथी, ब्लंट इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट, इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। बेटा ये जो सिम्टम्स हैं अफेक्ट से रिलेटेड वो आपके पुअर प्रोग्नोसिस देते हैं, मतलब नेगेटिव कैटेगरी में आएंगे। तो इसमें कहा है कि ऑल आर कंसिडर नेगेटिव सिम्टम्स एक्सेप्ट, तो अब आपको देखना है कि नेगेटिव सिम्टम्स हैं सारे, केवल एक आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इनमें से देख कर क्या बता सकते हैं कि पॉजिटिव कौन सा जिनका प्रोग्नोसिस अच्छा है, डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, साइकोमोटर एक्टिविटी। तो हेल्यूसिनेशन को देखते हैं हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि ये जो है इसका पॉजिटिव सिम्टम्स है, बाकी सारे क्या है नेगेटिव। एनेडोनिया ये भी अफेक्ट से रिलेटेड है। डिक्रीज्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, पेशेंट जो इमोशन का जो एक्सप्रेशन है वो डिक्रीज है। इसके अलावा इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन है वो भी पुअर है। तो ये तीनों आपके अफेक्ट से रिलेटेड है, अटेंशन से रिलेटेड है, केवल ये है जो आपका हेल्यूसिनेशन से रिलेटेड है, पॉजिटिव सिम्टम जिनका प्रोग्नोसिस अच्छा है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है, डिल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन दोनों क्या आपके साइकोटिक सिम्टम्स और दोनों पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर दोनों क्या है पॉजिटिव सिम्टम्स है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, इन निम्न में से कौन सा डिप्रेशन का सिम्टम्स नहीं है। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स समझ लेते हैं बेटा। डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी, पेशेंट की जो साइकोमोटर एक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाती है। पेशेंट के अंदर डिल्यूजन ऑफ गिल्ट जनरेट होता है, तो गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा समझना। तो इसके साथ साथ कौन कौन सी फीलिंग आती है बेटा, होपलेसनेस, हेल्पलेस एंड वर्थलेस, ये फीलिंग्स आती हैं बेटा साथ में। इसके अलावा पेशेंट कम बोलता है, चुप हो जाता है, जिस म्यूटिज्म टेंडेंसी बढ़ जाती है बेटा। इसके अलावा सुसाइडल आइडियाज पेशेंट के अंदर
हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, कार्डिनल फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, गिल्ट, जिसके साथ आता है होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। क्वाइट, म्यूटिज्म, चुप रहने की टेंडेंसी बढ़ना, ज़्यादा बातें नहीं करना, चुपचाप रहना। सुसाइडल टेंडेंसी, अपने आप को नष्ट करने के विचार आना, आत्महत्या, सेल्फ हार्म, ठीक है बेटा। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं हम। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज, इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया क्योंकि साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो गई। मूड लो हो गया, कैसा हो गया बेटा? लो मूड, डिप्रेशन का सिम्टम्स लो मूड, इंटरेस्ट खत्म हो गया। डिलीजन ऑफ गिल्ट है बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बताया। सुसाइडल आइडियाज भी हैं। बचा क्या आपका? डिलीजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। तो डिलीजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी किस में पाया जाता है बेटा? ये किस केस में पाया जाता है? मेनिया के केस में पाया जाता है। तो डिलीजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी डिप्रेशन में नहीं मिलेगा। डिप्रेशन में कौन सा डिलीजन मिलेगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। डिप्रेशन के अंदर अगर आपसे पूछा कौन सा डिलीजन पाया जाता है तो गिल्ट पाया जाता है, और मेनिया के अंदर कौन सा डिलीजन पाया जाता है बेटा? डिलीजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। तो आपका आंसर जाएगा बेटा डी। ए बिहेवियर थेरेपी ऑफ सडन डायरेक्ट एंड मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ फेयर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस, ठीक है बेटा। इसमें एक बिहेवियर थेरेपी नाम दे दिया, बिहेवियर थेरेपी है, मतलब जो ऑप्शन होगा वो बिहेवियर थेरेपी का टाइप होगा, ठीक है बेटा। सडन डायरेक्ट एंड मैक्सिमम एक्सपोजर टू फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस, कोई ऐसा स्टिमुलस है जो कि हमारे अंदर डर उत्पन्न करता है और हमें उस डर वाले स्टिमुलस के सामने अचानक से ला करके छोड़ दिया जाए और वो स्टिमुलस मैक्सिमम एक्सपोजर हो। मतलब ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत हमने आपके सामने उस स्टिमुलस को दिया है, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा डर लगे पेशेंट को, ठीक है बेटा। तो सडन अचानक से दिया, डायरेक्ट बिना किसी बीच में मतलब किसी प्रकार का कोई गैप नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके हमने दिया, डायरेक्ट ला करके आपके सामने उसको खड़ा कर दिया। जैसे किसी मरीज को अगर कुत्ते से डर लगता है, किसी मरीज को ऊंचाई से डर लगता है, तो हमने उसको ऊंचाई पे ले जा करके खड़ा कर दिया बिना किसी सपोर्ट के, या हमने उसको कुत्ते के ले जाके सामने खड़ा कर दिया बिना किसी गैप के या डिले के। तो ये सडन हो गया बेटा, सडन हो गया, डायरेक्ट हो गया और मैक्सिमम, ठीक है, कि अब बचने का कोई तरीका नहीं। मैक्सिमम मतलब इतना ज़्यादा इंटेंसिटी में दे दिया कि पेशेंट को लगेगा कि अब तो मैं गया। तो इस कंडीशन, इस थेरेपी का नाम क्या है बेटा? बायोफीडबैक जो होता है, बायोफीडबैक में क्या होता है? पेशेंट इज अवेयर फॉर हिज बॉडी चेंजेस, पेशेंट अपने जो बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए अवेयर होता है, एंड ट्राई टू कंट्रोल देम। जैसे पेशेंट को लगा कि उसको डर लग रहा है तो उसके अंदर पल्पिटेशन होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, पसीना आएगा, ठीक है, उसके अंदर एंजाइटी होगी। तो पेशेंट क्या करेगा? बायो फीडबैक में पेशेंट उन सिम्टम्स को अवेयर करेगा, अपने कॉन्शियस माइंड में लेकर के आएगा, और अगर पेशेंट उन सिम्टम्स के लिए अवेयर हो गया तो पेशेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स के द्वारा उन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकता है। बेटा ये बायो फीडबैक थेरेपी है। डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है? जैसे फियरफुल स्टिमुलस है और वो फियरफुल स्टिमुलस हमारे अंदर फियर कॉज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? धीरे धीरे करके उस स्टिमुलस के लिए जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, जैसे डॉग वाला मैंने एग्जांपल दिया कि कुत्ते से अगर डर लगता है तो सामने कुत्ता लाके खड़ा कर दिया, इसके बजाय धीरे धीरे उसके लिए जो सेंसिटिविटी है, जो फियर है, उसको रिड्यूस किया जाए, उसको बोलते हैं अपन डिसेंसिटाइजेशन। जैसे हम पहले बात कुत्ते के बारे में बातें करेंगे, ठीक है, जब पेशेंट उस बातों को करने में नॉर्मल हो जाए। अभी तो क्या होगा कि बातें करेंगे, कुत्ते का नाम लेंगे तो पेशेंट डर लगेगा, पेशेंट को डर लगेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? पहले उससे बातें करेंगे, बातें करते करते जब पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा तब हम उसको उसकी कुत्ते की इमेज दिखाएंगे, इमेज देख करके फिर पेशेंट को डर लगेगा, ठीक है। तो पहले तो हमने की बातें, फिर हमने उसको दिखाई इमेज, इमेज देख करके भी डर लगेगा, फिर धीरे धीरे करके पेशेंट उस कंडीशन के लिए नॉर्मल होगा, फिर हम उसको डिस्टेंस से उसको दिखाएंगे। क्या करेंगे बेटा? डिस्टेंस से दिखाएंगे, तो दूर से देख करके उसको डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो डर उसको हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस से ले जाने के बाद हम उसको पास लेकर के आएंगे, पास से दिखाएंगे, उसके बाद हम उसको टच करवाएंगे। तो इस तरह से क्या करें बेटा? हम उसकी जो सेंसिटिविटी है डॉग के लिए उसको हम धीरे धीरे करके रिड्यूस कर रहे हैं, तो सेंसिटिविटी को डिसेंसिटाइज कर रहे हैं हम बेटा। तो ये हो गया आपका डिसेंसिटाइजेशन। तो यहाँ पे हम कहीं ऐसा है कि हमने सडन किया नहीं किया, हमने क्या किया? धीरे धीरे एक स्टेप बाय प्रोसेस के थ्रू हमने उसकी सेंसिटिविटी को रिड्यूस किया। तो बेटा ये आंसर भी नहीं होगा आपके। बायोफीडबैक समझ में आ गया। बात करते हैं हम रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। रेस्पॉन्स प्रिवेंशन में क्या होता है? रेस्पॉन्स प्रिवेंशन जो है वो ओसीडी के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा। इसमें क्या होता है? जिस स्टिमुलस के लिए पेशेंट
ट्रिगर होता है, जिस स्टिमुलस के लिए पेशेंट ट्रिगर होता है, मतलब कोई स्टिमुलस आ गया उसके लिए पेशेंट रेस्पॉन्स करेगा बी, स्टिमुलस है रेस्पॉन्स बी, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को स्टिमुलस तो देंगे लेकिन पेशेंट को जो ये रेस्पॉन्स आ रहा है इस रेस्पॉन्स को हम क्या करेंगे बेटा, कंट्रोल करेंगे, रोकेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आप इस रिस्पॉन्स को कंट्रोल कीजिए। जैसे पेशेंट ने कहीं गंदी जगह देखी, ओसीडी के केस में क्या होता है, कंटामिनेशन वाला एक सिम्टम्स आता है, तो पेशेंट को लगता है कि उसका हाथ कंटामिनेटेड है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट बार बार जैसे सैनिटाइजर से अपने हाथ को धोएगा या सोप एंड वाटर से अपने हाथ को क्लीन करने का प्रयत्न करेगा, तो हम क्या करेंगे कि पेशेंट के हाथों को गंदा करेंगे, कोई गंदा कपड़ा ला के डाल दिया, डस्टर ला के डाल दिया, तो हमने उसको स्टिमुलस दे दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, पेशेंट अगर हाथ धोने की कोशिश करेगा तो हम उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है बेटा। तो रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक जो होती है वो ओसीडी के लिए हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पे भी कहीं ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एंड मैक्सिमम एक्सपोजर टू फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस, तो यहाँ पे कंटामिनेशन का सेंस है, डाउट का सेंस है बेटा, यहाँ पे फियर का कोई फीलिंग है नहीं, कंसेप्ट है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं जाएगा। बात आती है फ्लूडिंग की, तो ये जो डेफिनेशन लिखी है वो किसको एक्सप्लेन करती है बेटा, फ्लूडिंग को एक्सप्लेन करती है, आंसर जाएगा बेटा आपका बी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी इज सीन विद। एंटी सोशल का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए एंटी सोशल दो वर्ड से बना है, एंटी सोशल, एंटी सोशल वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, एंटी सोशल। एंटी मतलब अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बेटा, सोसाइटी के अगेंस्ट। तो जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, नियम कायदे कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन नियम कायदे कानून है, उनको फॉलो नहीं करेगा, उनके अगेंस्ट जाएगा बेटा, तो ऐसी पर्सनैलिटी कहलाती है एंटी सोशल। तो किन लोगों के साथ होती है ये बेटा, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, ये एंटी सोशल का पार्ट नहीं है। ओसीडी हमने पढ़ा था, वही है ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ठीक है बेटा। ओसीडी जो ICD-10 है उसको बोलती है ओसीडी, और जो हमारे इंडियन क्लासिफिकेशन है, इंडियन क्लासिफिकेशन वो बोलता है इसको OCN, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। दोनों का मतलब क्या बेटा, सेम है, ठीक है बेटा। नन, ये आंसर नहीं है अपना। बात आती है ड्रग अब्यूज़, तो ड्रग अब्यूज़ हमने देखा होगा कि ऐसे लोग करते हैं ड्रग अब्यूज़ में जो कि थीफ होते हैं, चोर होते हैं, ठीक है, या जुआरी होते हैं, ठीक है बेटा, या किलर्स होते हैं, या ड्रग स्मगलिंग वगैरह, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है उन सब में इन्वॉल्व होते हैं, वो ड्रग अब्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके पार्ट हैं बेटा, सोसाइटी के अगेंस्ट है या नहीं, एंटी सोशल है या नहीं बेटा, तो ये एंटी सोशल है। तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी सीन विद किसके साथ देखी जा सकती है बेटा, ड्रग अब्यूज़। क्लियर है बेटा, आंसर जाएगा आपका ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके, एन अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग है भूल रहे हैं हम चीज़ों को, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट एनी एफर्ट्स, अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग ऑफ डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज, मेमोरीज को हटाने का, थॉट ऑफ फीलिंग फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड इज नोन एज, मतलब हम अपने जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड से मेमोरीज को डाउन कर रहे हैं और कहाँ लेकर के जा रहे हैं बेटा, अनकॉन्शियस माइंड में। कहाँ लेकर के जा रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड में। तो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड में हमारी मेमोरीज है, मेमोरीज कैसी है बेटा, पेनफुल, पेनफुल मेमोरीज है। इन मेमोरीज से हमको तकलीफ होती है तो हम क्या करेंगे, इन मेमोरीज को भूलेंगे। दो तरीके होते हैं, एक तो फोर्सफुल भूलते हैं हम, ज़बरदस्ती याद नहीं करेंगे तो अपने आप भूल जाएंगे, ठीक है, और एक हम बोलते हैं वक्त के साथ साथ हम भूल जाते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम पता नहीं होता, अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग। ये कैसी है, फोर्सफुली भूल रहे हैं, मतलब कॉन्शियस फॉरगेटिंग, फोर्सफुली भूल रहे हैं, कॉन्शियस फॉरगेटिंग, और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाती है क्योंकि हम उनको याद नहीं कर रहे, तो वो होती है अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग की। तो फोर्सफुल जो भूल रहे हैं उसको अपन बोलते हैं बेटा सप्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सप्रेशन बोलते हैं। और जो अनकॉन्शियस होती है उसको बेटा बोलते हैं अपन रिप्रेशन, रिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग ऑफ डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज, जो भी हमारे तनाव वाली मेमोरीज है, पेनफुल मेमोरीज हैं, उनको या थॉट और फीलिंग को हम भूल रहे हैं, ठीक है। अनकॉन्शियस फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड से हम उनको भूल रहे हैं, लेकिन
पैटर्न कैसा है, अनकॉन्शियस। तो यहाँ पे जो कॉन्शियस माइंड है इसका मतलब अलग है, और अनकॉन्शियस, ठीक है। तो इसका जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कंसेप्ट है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, इसका कंसेप्ट अलग है, इनका डेफिनेशन अलग है, इनका एक्सप्लेनेशन अलग है। और यहाँ पे जो अनकॉन्शियस का मतलब है वो ये वाला फॉरगेटिंग का, जानबूझ करके भूलना, कॉन्शियस फॉरगेटिंग, अपने आप भूलना, अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग। तो यहाँ पे डेफिनेशन अलग है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग की, और कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का मतलब अलग है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं करना बेटा। अनकॉन्शियस की बात करें, आपका आंसर जाएगा रिप्रेशन। अब हम बात करें फैंटेसी की। फैंटेसी क्या होती है? इट इज ए इमेजिनेशन। कैसी इमेजिनेशन बेटा? फॉल्स इमेजिनेशन, जिसको अपन बोलते हैं डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना, ठीक है। तो ये फॉरगेटिंग से रिलेटेड नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हम अपने इमोशंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसा आपने एग्जांपल सुना होगा कि बॉस जो है वो एम्प्लॉय को डांटता है और एम्प्लॉय घर जा करके अपनी वाइफ को डांटता है। तो यहाँ का जो इमोशंस था वो एम्प्लॉयज़ पर आया, और एम्प्लॉयज़ वापस रिवर्ट नहीं कर पाया बॉस को, तो वो कहाँ रिवर्ट करेगा, कहाँ रिएक्ट करेगा, अपनी वाइफ को लेकर के। तो इसका जो इमोशंस एम्प्लॉयज़ पर आया, ये अपने गुस्से को वाइफ पर निकालेगा, तो इसका गुस्सा डाउन हो जाएगा और वाइफ के अंदर एंगर बढ़ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, अपने इमोशंस को ट्रांसफ़र करना। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बेटा? आइडेंटिफिकेशन एक प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसका है कॉपी करना, दूसरे के करेक्टर को, दूसरे के बिहेवियर को, दूसरे की चाल ढाल को कॉपी करना, वो कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। जैसे अगर आपको कोई भी एक्टर अच्छा लगता है, जैसे ऋतिक रोशन आपको अच्छा लगता है, आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हो, तो उस जैसा लगने के लिए उस जैसे आप कपड़े पहनोगे, उसके जैसा वॉक करोगे, उसके जैसा टॉक करोगे, तो ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट होगा कि आप एज ए ऋतिक रोशन हैं, ठीक है बेटा। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। तो डिटेल में जब हम डिफेंस मैकेनिज्म समझेंगे, वहाँ पे हम इनको और डिटेल में कई तरह के एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर में आ जाएंगी। तो ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन था, आंसर था अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग का, तो वो आपका आंसर जाएगा ए। तो बेटा यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है, और मुझे लगता है कि जो 10 क्वेश्चन हमने समझे हैं, ये केवल एक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि बहुत सारा पोर्शन हमने साइकेट्री का कवर किया है, क्योंकि कई तरह के एक्सप्लेनेशन हमने लिए। एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है, उन ऑप्शंस को हमने अच्छे से समझा है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखें, समझें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको क्वेश्चन हो, इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कहीं आप एग्ज़ाम देने गए हो, आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप वो हमको कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।